जय हिंद दोस्तों। हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि ये यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला है कि भारत में अगस्त मलाई जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है अगस्त मलाई जीवमंडल के बारे में। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसके अंतर्गत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं, जो कि यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें केरल, तमिलनाडु ये पर्वतीय क्षेत्र शामिल तो हैं, लेकिन कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला गलत है। फिर दूसरा है यह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम का एक भाग है, जबकि दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा है कि इस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में 16 वन मौजूद है, तो 16 वन मौजूद है इसमें, जो कि यह इसका आंसर ये भी सही है, तीसरा भी इसमें सही है, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है। तो किस प्रक्रिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में विकास का योगदान दिया है। तो पहला है आदिकाल वातावरण का ह्रास, जो कि आदिकाल वातावरण का ह्रास इसमें जो ये सही है। दूसरा है कि पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, तो पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग ये भी सही है। तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो कि ये भी सही है इसमें तीनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहला, दूसरा और तीसरा इसमें तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। इसमें दिया गया है कि विकल्पों में सही कूट को चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही है इसके बारे में बताना है। इसमें दिया गया है ज्वालामुखी प्रस्फुटन, ज्वालामुखी प्रस्फुटन जो कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में अप्रत्यक्ष स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, ये जो कि गलत है। फिर इसके बाद आता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल ये इसमें सही है। फिर आता है भूकंप, भूकंप भी सही है। गहरी खदानें, तो गहरी खदानें ये जो कि गलत है। उल्कापिंड, तो उल्कापिंड भी इसमें सही है। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र भी इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, 5 एंड 6 ये ऑप्शन नंबर इसका सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दूसरा, तीसरा, पांचवा और छठा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भूकंप तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भूकंप तरंगों के संदर्भ बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि धरातलीय तरंगे सबसे पहले भूकंप लेखी पर अभिलेखित होती है, जो कि ये गलत है। दूसरा है प्राथमिक तरंगे गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है, तो दूसरा वाला जो कि सही है। फिर इसके बाद आता है तीसरा, इसमें दिया गया है कि द्वितीयक तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं, जो कि ये इसमें सही है। फिर चौथा है कि प्राकृतिक में धरातलीय तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती हैं, जो कि ये गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला और चौथा कथन जो कि ये सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला और चौथा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए उपरोक्त में से कितनी स्थितियां आवश्यक हैं। इसमें कौन कौन सी स्थिति आवश्यक है। इसमें सबसे पहले उष्ण व आर्द्र वायु चाहिए, जो कि ये सही है। गुप्त उष्मा चाहिए, ये भी सही है। और कोरिलियोसिल बल चाहिए, तो ये भी सही इसमें। तो दूसरा, तीसरा, चौथा जो कि इसमें सही है, तो केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, केवल 3 ही ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि मौसम विज्ञान संबंधित सूखा तब उत्पन्न होता है जब विभिन्न भंडारों और जलाशयों जैसे जलभृतों, झीलों आदि में जल की उपलब्धता वर्षा से भरपाई की जा रही हो, जो कि इसमें कम मात्रा में होती हो। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि
जल विज्ञान संबंधित सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, साथ ही समय और स्थान के साथ समानुपातिक वितरण होता है। तो ये भी इसमें गलत है और पहला भी इसमें गलत है। इसमें जो इसका आंसर होगा डी वाला सही होगा, न तो पहला और न ही दूसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थानीय पवन दिया गया है और राज्य दिया गया है। इसमें स्थानीय पवन और राज्य दिया गया है। इसमें पहला है आम्रवर्षा। आम्रवर्षा जो कि ये कर्नाटक में, ये सही है। फिर उसके बाद आता है फूलों की बौछार। तो फूलों की बौछार जो कि ये केरल में है, तो ये भी सही है। बारदौली छीड़ा, बारदौली छीड़ा जो कि ये असम में है, तो ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। सभी तीनों इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि यह निम्न दाब का क्षेत्र है जहां व्यापारिक पवनें ऊपरी उठती हैं, जो कि पहला कथन इसका सही है। दूसरा है कि इसे मानसून गर्त के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम पवनों को भारतीय उपमहाद्वीपों की ओर आकर्षित करता है। तो इसका जो दूसरा है, दूसरा वाला भी इसका सही है। तीसरा है कि शीत ऋतु में इसके परिणाम स्वरूप पवन का रुख उत्तर पूर्वी से दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। तो इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। उपरोक्त में से तीनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत की मृदा के बारे में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि नदी और नदी घाटियों में इसकी व्यापक उपस्थिति के कारण जलोढ़ मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल के 60% भाग को समाहित करती हैं, जो कि ये गलत है। फिर दूसरा दिया गया है कि काली मृदा का विकास ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। तो दूसरा वाला इसका कथन सही है। तो काली मृदा का जो विकास हुआ है वह जलीय ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। तीसरा वाला है कि लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्व और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, जो कि इसका तीसरा वाला भी कथन सही है। इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा जो कि सही है। इसमें केवल 2 ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, केवल 2 ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत के वर्षा के संदर्भ में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण भारत को समाविष्ट करता है। इस मौसम में किसी भी स्थान पर सूखा नहीं पड़ता, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही नहीं है। दूसरा है कि भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, तो जो कि इसका दूसरा वाला भी सही नहीं है। तीसरा है कि मानसून की अवधि में वर्षा रहित अंतराल को वर्षा अंतराल के रूप में जाना जाता है और वर्षा में ये अंतराल चक्रवर्ती आवदाबों से संबंधित होती हैं, जो कि इसका तीसरा वाला सही है। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है और तीसरा वाला इसमें सही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, केवल एक ही सही है इसमें। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में बताना है। इसमें दिया गया है, पहला है कि दुर्बल तापमंडल सहित भूप्रपटी और मेंटल की सबसे ऊपरी परत को स्थलमंडल कहा जाता है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि पृथ्वी का क्रोड़ भाग 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे प्रारंभ होता है, जो उच्च घनत्व के कारण पूरी तरह से ठोस अवस्था में है, तो दूसरा वाला भी इसका सही नहीं है। इसमें दोनों सही नहीं है, तो इसका न तो पहला और न ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में ज्वालामुखी प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि भारत के ज्वालामुखी के बारे में। इसमें पहला कथन दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन ट्रैप बेसाल्ट प्रवाह के क्षेत्र का एक उदाहरण है, जो कि ये सही है।
दूसरा है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरन द्वीप, जो कि ये गलत है। तीसरा है कि हिंद महासागर और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखियों से रहित होता है, तो इसका जो तीसरा वाला है ये भी गलत है। तो इसमें केवल पहला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, केवल पहला। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि मैग्मा सामग्री का एक बड़ा पिंड है जो भूप्रपटी की अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। वे अनच्छादन प्रक्रियाओं के बाद सतह पर प्रकट होते हैं। वे बड़े क्षेत्रों को अनच्छादित करते हैं, साथ ही मैग्मा कक्षों के ठंडे क्षेत्र में होते हैं। यह सर्वाधिक संभावित वर्णन है। तो ये जो सर्वाधिक संभावित वर्णन है ये किसका है? तो ये है बेथुलिथिक का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बेथुलिथिक का। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है, टिलाइट निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है? तो टिलाइट निम्नलिखित में से किसको सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, इसको बताना है। इसमें दिया गया है कि यह हिमनदों के निक्षेपों से बनी एक अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, यह हिमनदों से निक्षेपों से बनी एक अवसादी चट्टान है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट दिया गया है कि भारतीय प्लेट में प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीपीय भाग शामिल हैं, जो कि कथन पहला सही है। दूसरा कथन है कि एक समय भारतीय उपमहाद्वीप 50 अंश दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित था, जो कि इसका ये भी सही है। लेकिन दोनों सही है, इसका कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्लेट विवर्तनिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्लेट विवर्तनिकी के संबंध में बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि अपसारी परिसीमाएं प्राकृतिक में विनाशकारी होती हैं, जो कि ये सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा है कि अभिसारी परिसीमाएं रचनात्मक प्रकृति की होती हैं, तो इसका दूसरा वाला जो है ये भी सही नहीं है। फिर तीसरा है कि रूपांतर परिसीमाएं न तो रचनात्मक हैं और न ही विनाशकारी हैं, तो इसमें जो तीसरा वाला है ये भी सही, ये सही है तीसरा वाला। तो इसमें केवल एक कथन सही है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, केवल एक कथन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि उपरोक्त कारकों में से कितने भू आकृति हैं। तो भू आकृति कितने हैं, तो इसमें बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला है कि अपवाहित जल, जो कि ये सही है। दूसरा है हिमानी, ये भी सही है। तीसरा है पवन, ये भी सही है। चौथा है लहरें, ये भी सही है। पांचवा है धाराएं, ये भी इसमें सही है। छठवां है ज्वालामुखीयता, तो जो कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, केवल 5 इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इस फसल का उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल है, तो कौन सी फसल है इसमें बताना है। तो इसमें जो फसल है मक्का है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मक्का है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्युमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत है। तो एल्युमिनियम उत्पादन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है इसमें, तो इसमें जो है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, बॉक्साइट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, मोडेरा सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में मोडेरा के संदर्भ में बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो मोडेरा के संदर्भ में इसमें बताना है, तो पहला दिया गया है कि इसे मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित किया गया है, जो कि ये सही है, पहला वाला। फिर दूसरा है कि विषुव इक्वेटर के दौरान सूर्य की किरणें सीधे इस मंदिर के केंद्र भाग में पड़ती है, जो कि दूसरा वाला इसका सही है। तीसरा है हाल ही में इसे यूनेस्को की विश्व
धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो कि ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2, पहला और दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है, वह द लाइफ डिवाइन, द मदर एंड द फ्यूचर पोएट्री के लेखक रहे। उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और योग तथा शास्त्रीय संस्कृति के अध्ययन में दक्षता प्राप्त की थी। तो ये कौन थे जो दक्षता प्राप्त किए थे? तो ये थे अरबिंदो घोष। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अरबिंदो घोष थे। क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कथन पहला दिया गया है कि श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि ये सही है। दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य लोगों को गणित के महत्व और इस क्षेत्र में हुई प्रगति तथा विकास के बारे में जागरूक करना, जो कि ये भी सही है। इसका दूसरा वाला कथन भी सही है और पहला वाला भी कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा, पहला दूसरा दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ अनुसंधान, अध्ययन और कार्य के लिए यात्रा को आसान बनाने हेतु व्यापक प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कौन सा देश हस्ताक्षर किया है? तो ये है जर्मनी। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, जर्मनी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क के संदर्भ में उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। इसका जो पहला दिया गया है, क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव का मुकाबला करने में भू राजनीतिक हित है, जो कि ये सही है। दूसरा वाला है कि क्षेत्र के प्रचुर ऊर्जा संसाधनों तक पहुंचना, जो कि इसका दूसरा वाला कथन सही है। फिर तीसरा है कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध प्राचीन व्यापार मार्गों से जुड़े हैं, तो इसका जो तीसरा वाला कथन है तो ये भी सही है। चौथा वाला है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्षेत्रीय सैन्य संगठनों में भागीदारी, तो चौथा वाला इसका जो कि गलत है। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा वाला कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है इसमें ILO के संदर्भ में इसमें बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि इसकी स्थापना 1945 में वायसराय की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी, जो कि इसका पहला वाला कथन गलत है। ये 1945 में नहीं, ये 1946 में किया गया था। फिर दूसरा है कि यह सरकार नियोक्ता तथा कर्मचारियों प्रतिनिधियों वाली एक पक्षीय एजेंसी है, इसका दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा वाला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक तथा सोशल डायलॉग रिपोर्ट के प्रकाशन है, तो इसका तीसरा वाला जो है ये भी सही है। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 ही कथन इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में फूजीवारा प्रभाव की चर्चा की जाती है? तो फूजीवारा प्रभाव की चर्चा किस स्थिति में किया जाता है? तो ये एक ही दिशा में घूम रहे 2 चक्रवातों के बीच परस्पर क्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि कारागार और उसमें निरुद्ध व्यक्ति भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 के अंतर्गत एक समवर्ती विषय है, जो कि इसके ऑप्शन नंबर पहला गलत है। फिर दूसरा है कि निःशुल्क विधिक सहायता या निःशुल्क विधिक सेवा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त एक गारंटीकृत मूल अधिकार है, इसका जो दूसरा वाला इसका कथन सही है। तो इसमें पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। जो परमाणु ऊर्जा है यह भारत के लिए विद्युत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो कि ये ऑप्शन नंबर पहला सही है इसमें। दूसरा है कि भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL
देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की अभिकल्पना, निर्माण, प्रवर्तन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। इसका जो दूसरा कथन है तो ये भी सही है। फिर तीसरा है कि थेरियम को भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है। थेरियम को भविष्य का परमाणु ईंधन माना जाता है। इसमें तीसरा वाला भी कथन सही है। इसमें तीनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है, समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें समुद्रयान के बारे में बताना है। पहला कथन दिया गया है इसका उद्देश्य व्यक्तियों को महासागरों में 10,000 मीटर की गहराई तक भेजना है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है और डीप ओशन मिशन का एक हिस्सा है। तो इसका दूसरा वाला कथन सही है। फिर तीसरा वाला है कि इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। तो इसका तीसरा वाला इसका जो है ये गलत है। तो इसमें जो पहला और तीसरा गलत है, जबकि दूसरा वाला सही है। तो इसमें केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किलोनोवा निम्नलिखित में से किस घटना का सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है। किलोनोवा के बारे में बताना है। यह जो है ये दो न्यूट्रॉन तारों के संघटन और विलय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा का तीव्र विस्फोट उत्पन्न करते हैं, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि काले प्रवाल उथले जल और 8,000 मीटर की गहराई तक गहरे जल दोनों में पाए जा सकते हैं। ये दोनों में पाए जा सकते हैं, जो कि इसका पहला कथन सही है। दूसरा वाला है काले प्रवाह निस्यादन भोजी, जिसे हम लोग फीडर भी कहते हैं, होता है और छोटे प्राणी प्लवक को खाते हैं जो गहरे जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका दूसरा वाला भी कथन सही है। इसमें दोनों सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है, डोकरा शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डोकरा शिल्प के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें दिया गया है, पहला है कि इसका अभ्यास गुजरात और महाराष्ट्र की जनजातियों के द्वारा किया गया था, जो कि ये सही नहीं है। दूसरा है यह घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, तो यह घंटा धातु शिल्प का एक रूप है, तो इसका दूसरा वाला कथन सही है। इसमें केवल दूसरा सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है, सैंड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सैंड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया गया है कि सैंड बैटरी एक उच्च तापमान युक्त तापीय ऊर्जा भंडारण है, जिसमें भंडारण माध्यम के रूप में बालू या बालू के समान सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला वाला सही है। दूसरा वाला है कि बालू लंबी अवधि तक ऊष्मा बनाए रखने में और महीनों तक विद्युत भंडारण का एक प्रभावी माध्यम है, तो ये भी सही है इसका। तो दूसरा वाला भी सही है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में पहला इसमें दिया गया है कि कर प्रतिस्पर्धा। इसमें नीचे दिया गया है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा प्रस्तावित वैश्विक न्यूनतम कर GMT के कार्यान्वयन से उपरोक्त में से कितने प्रभावी हैं। तो इसमें जो पहला दिया गया है कर प्रतिस्पर्धा, जो कि ये सही है। दूसरा है टैक्स हेवन, तो ये भी सही है। तीसरा है आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, तो ये भी सही। इसमें राष्ट्र की कर संप्रभुता, तो इसमें चौथा वाला भी सही है। इसमें चारों ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
इसमें सभी ऑप्शन सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैश्विक भुखमरी के सूचकांक के बारे में बताना है। तो पहला है कि भारत मध्य भुखमरी की श्रेणी में आता है, जो कि ये सही है। भारत जो है 107वें स्थान पे है विश्व में। फिर उसके बाद दूसरा है कि भारत में 50% से अधिक बच्चे बौनेपन का शिकार हैं। तो दूसरा वाला कथन इसका सही नहीं है, 50% नहीं है, जबकि इसमें 35.5% है, 35%, 35.5% है। फिर तीसरा वाला यह सूचकांक खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये तीसरा वाला कथन भी इसका गलत है, इसमें केवल एक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अथवा ई-रूपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है, पहला है कि यह एक प्रतिस्पर्धा योग्य विधिक निविदा और जिसके लिए धारकों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। इसका पहला वाला जो है इसका सही है। फिर इसके बाद दूसरा है कि इसे खुरदरा और थोक दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसका दूसरा वाला कथन भी सही है। फिर तीसरा है यह फिएट करेंसी के साथ 1-to-1 विनिमय योग्य होता है, जो कि इसका तीसरा वाला कथन सही है। इसमें जो तीनों कथन सही हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी तीनों कथन इसमें सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि PM स्वनिधि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो PM स्वनिधि योजना के बारे में बताना है। इसमें पहला दिया गया है कि इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। PM स्वनिधि योजना में, जो कि ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका पहला गलत है। फिर इसके बाद दूसरा है कि इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना, जो कि इसका कथन दूसरा है, ये जो कि सही है। इसमें केवल दूसरा वाला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि बेरोजगारी का प्रकार और परिभाषा। तो बेरोजगारी का प्रकार और परिभाषा इसमें दिया गया है। इसमें पहला है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये जो कि जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य करते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, जो कि ये सही है। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी। दूसरा संरचनात्मक बेरोजगारी ये जो कि वर्षा के कुछ निश्चित मौसम के दौरान होता है, जब खेतिहर मजदूरों के पास कार्य नहीं होता है, जो कि ये गलत है। तीसरा है तकनीकी बेरोजगारी। इसमें तकनीकी परिवर्तन के कारण नौकरियों की हानि होती है, जो कि ये सही है। इसमें पहला और तीसरा सही है, इसमें जो है कथन पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, केवल 2 युग्म इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई मेजोट्रोपिस पेलिटा फ्रिटियालिया। क्वेश्चन नंबर 39 में इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई मेजोट्रोपिस पेलिटा फ्रिटिलारिया सिरोहोसा डेकाइल लोरिया हैगारिया संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है, इसमें जो है हिमालय में पाई जाने वाली पौधों की प्रजातियां हैं, जिन्हें IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है
कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया है, पहला है इसमें कि यह अधिनियम विधिक रूप से सभी भारतीय नागरिकों को लक्षित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो जो कि इसका पहला सही नहीं है। दूसरा है कि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से अधिनियम के अंतर्गत जिम्मेदारियों को संभालती है, तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका दूसरा वाला सही है। इसमें केवल दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, तटरेखा आवास और नियमित आय के लिए मैंग्रोव पहल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि इस योजना का लक्ष्य समुद्र तट और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव के वृक्ष लगाना है, तो इसका जो पहला कथन सही है। फिर दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी को शामिल करना है, इसका दूसरा कथन भी सही है। तीसरा है कि यह योजना निजी संसाधनों और कार्बन तथा जैव विविधता भूस्तरीयता को आकर्षित करती है, इसका तीसरा वाला जो कथन है ये भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी तीनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वायु प्रदूषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट के संदर्भ में एयर शेड संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है सामान्य भौगोलिक क्षेत्र जहाँ प्रदूषक अवरुद्ध हो जाते हैं, जिससे सभी के लिए समान वायु गुणवत्ता का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें काली मृदा के संदर्भ में बताना है, तो इसमें दिया गया पहला है कि काली मृदा की वैश्विक स्थिति रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि इस मृदा में कार्बन टास का ह्रास हो रहा है, तो दूसरा वाला कथन इसमें जो है ये भी सही है। तीसरा वाला है कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम की कमी होती है, तो इसका तीसरा वाला कथन सही नहीं है, जो कि ये गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। केवल दो कथन इसका सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि हिमालयी याक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिमालयी याक के बारे में बताना है, तो इसमें दिया गया है पहला है कि इसे FSSAI द्वारा खाद्य पशु घोषित किया गया है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि ये तिब्बती पठार की एक स्थानिक प्रजाति है, तो जो कि ये भी सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मीथेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बताना है, पहला है कि यह सबसे जटिल हाइड्रोकार्बन है, जो कि ये सही नहीं है। दूसरा है कि इससे सामान्य स्रोत तेल और प्राकृतिक गैस प्रणालियाँ हैं, जो कि इसका दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा है कि वैश्विक तापमान क्षमता की दृष्टि से यह कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक प्रभावकारी है, तो इसका तीसरा वाला कथन जो है ये सही है। इसमें पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, दूसरा और तीसरा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा कुल प्रजनन दर का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो इसमें जो है प्रत्येक महिला द्वारा उसके प्रजनन वर्षों के दौरान पैदा हुए बच्चों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 तक देखे हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।